हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 5। ठीक है, देखिए जो इसके चैप्टर 2 में हमने जो पार्ट्स देखे, जैसे सबसे पहले पार्ट में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, फिर HUF के बारे में पढ़ा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। ठीक है, उसके बाद में हमने पार्टनरशिप देखा था, फिर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखा था, फिर हमने आज हम इसका जो पार्ट 5 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक्स कंपनीज। ठीक है, तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करें। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, हमारे द्वारा आपको ऑडिटिंग के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने ये ऑडिटिंग वाला सेक्शन नहीं देखा वो देख लीजिए। इसके अलावा हमारे द्वारा आपको CET कंप्यूटर, ठीक है, CET जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम आपको जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है, तो वो कंप्यूटर वाले लेक्चर्स यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे द्वारा आपको GFNDR जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स के चैप्टर 5 तक मिल जाएंगे। ठीक है, वो लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, चैप्टर 5 तक ये कंप्लीट है। 6, 7, 8 2-3 लेक्चर रह गए, तो वो चैप्टर रह गए, तो उनको और कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा 4th नंबर पे बिजनेस मेथड चल ही रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम 5th नंबर पे इंडियन इकोनॉमिक्स करेंगे आपके लिए कंप्लीट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स का डिसाइड कर रहे हैं, और अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो पहले बता सकते हैं, तो वो वाले सेक्शन कंप्लीट करा देंगे। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस मेथड को। ठीक है, तो देखो, जाने से पहले हमने आपको दिए थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी से था कि एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसी के अंदर हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था, ये तो हो गया मिनिमम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितने मेंबर्स की ज़रूरत है, और दूसरा हमने बोला था कि मैक्सिमम भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन। तो मिनिमम तो आपको देखो कितने की जरूरत पड़ती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 मेंबर्स की, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, तब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए कितने चाहिए थे? मैक्सिमम के लिए थे 100। 100 मेंबर्स हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 मेंबर्स तक, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराई जा सकती है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क के क्वेश्चन थे कि लाभ का बंटवारा। तो देखो, जब भी क्या है लाभ लिखाएगा तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट के साथ में लॉसेस का भी बंटवारा होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस का बंटवारा नहीं करना पड़ता है। तो इनमें से ये 4 बिजनेस दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन से बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था स्कूल वाक्यता भर्ती परीक्षा एग्जाम 2016 में, आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए साझेदारी फर्म। अब देखो, साझेदारी फर्म आप सुनेंगे तो आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए, साझेदार है मतलब A है, उसका पार्टनर है B है, उसका पार्टनर C है। ठीक है, ये 3 पार्टनर हो गए मान लीजिए साझेदार। तो अब क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डिवीजन करते हैं। तो पार्टनर ही किस लिए हैं? वो प्रॉफिट एंड लॉस का डिवीजन करने के लिए है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा नहीं करना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही संयुक्त हिंदू परिवार में भी प्रॉफिट एंड लॉसेस का बंटवारा किया जाता है। एकल स्वामित्व में कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस का बंटवारा नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल पार्टनरशिप। ठीक, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सिंगल ओनर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100% ये प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए सेम जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर एकल स्वामित्व हो जाएगा। और कंपनी में भी प्रॉफिट डिविडेंड इनका डिवीजन किया जाता है। ठीक है, आ जाइए, अब देखिए, अब पढ़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये बात है 1600 की। ठीक है, 1600 में विलियम हॉकिंस नाम का बंदा जहांगीर के दरबार में, ठीक है, विलियम हॉकिंस कहाँ गया? जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर से क्या लेने गया? फरमान लेने गया कि वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है। तो जहांगीर ने इसको अलाउ कर दिया, ठीक है, कि आप भैया इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बात है 1600 की। और उस समय जब ये ट्रेड करने आए थे तो ये लोग क्या थे? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लोग थे, छोटी मोटी कोई कंपनी भी नहीं थी इनकी। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने क्या होगा, अपनी कंपनी बनाई और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर 200 सालों तक राज किया। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डी लिख दिया मैंने, इसको सी कर देता हूँ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने 200 सालों तक इंडिया पर राज किया। ठीक है, तो ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं थी, गवर्नमेंट के बंदे नहीं थे, ये प्राइवेट लोग थे जो इंडिया में आए, ट्रेड करते थे यहाँ से। ब्रिटिश में जाके जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ जाके ये अपने गुड्स बेचते थे। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जब रिवॉल्ट होगा ना, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे उतरेगी, फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, वो चार्टर एक्ट लेकर आएगी। ठीक है, वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगी।
ठीक है। तो तब तक क्या था, ये एक सिर्फ एक छोटी मोटी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हम पर बहुत सालों तक राज किया। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंसेप्ट कहाँ से निकल कर आया, ब्रिटिशर्स की देन है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन लेकर आया, ब्रिटिशर्स लेकर आया। इसका इंट्रोडक्शन किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ये कब किया था, भारत में सबसे पहले 1850 में, ठीक है। 1600 के अंदर तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब उसके जो लोग थे, विलियम हॉकिंस था, वो जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। और 1850 में क्या हो रहा है, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिससे क्या होगा, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो आपस में मिलकर इंडिया के साथ ट्रेड कर सके, ठीक है। इसके लिए ये रेगुलेशंस एक्ट भी लाने लगे। और यहाँ पर देखिए 1857 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया। तो ये संयुक्त पूंजी अधिनियम 1857 में ही क्यों लाए, जबकि 1850 के अंदर तो जॉइंट स्टॉक कंपनी लेकर आए, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के अंदर एक वॉर हो गया था, और ये वॉर का मेजर कारण ऐसे बताया जाता है कि लोगों में अनरेस्ट था, लोगों में मतलब ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, ब्रिटिशर्स के एक्ट से दुखी हो गए थे, ठीक है। तो बाद में क्या था, ये धीरे धीरे इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे। बाद में अगर आप देखेंगे तो 1885 के अंदर क्या कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो ये हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है ये हम कभी और देखेंगे, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस मेथड पढ़ रहे हैं। तो हालांकि ये टॉपिक आया तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये इंटर रिलेटेड है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1857 में ये रिफॉर्म्स लाने लगे। फिर उसके बाद में एक रिफॉर्म्स की सीरीज आई 1866 के अंदर, 1882 के अंदर, 1913 के अंदर, 1956 के अंदर। और 1956 क्या था, 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया। 1947 में देश आज़ाद हो गया, और देश के आज़ाद होने के बाद में इंडियंस के द्वारा कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 के अंदर, ठीक है। तो हमारे आज़ाद भारत का कंपनीज एक्ट कौन सा हो जाएगा, 1956 का एक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता के पश्चात पहला कंपनी अधिनियम कब पारित हो रहा है, 1956 में पारित हो रहा है, 1956 में, ठीक है। तो अब क्या था, अभी तक 2013 तक, सन कौन से, 2013 तक तो हमारे पास में कौन सा कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956 का ही एक्ट था, ये वाला एक्ट चल रहा था, ठीक है। फिर 2013 में जे ईरानी कमेटी के द्वारा उसकी रिकमेंडेशन से कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे बाद में राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त 2013 को इस पे हस्ताक्षर कर दिए गए, इसको साइन कर दिया गया, ठीक है। और ये पूरे संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2014 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से संपूर्ण भारत में ये लागू हो रहा है। इसके अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसके अंदर कितनी चैप्टर्स हैं, उसके अंदर 29 तो चैप्टर्स हैं, ठीक है, याद रखें। इसके अंदर जो धाराएं हैं 470 धाराएं हैं, और अनुसूचियाँ कितनी हैं, शेड्यूल 7 हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखिए 2013, चलो 2013 को तो ये ऊपर लिखा हुआ ही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो 2013 में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ आप याद कर ले पूरी की पूरी, कि 2013 में चैप्टर्स कितने हैं, 29 है, धाराएं 470 है, और अनुसूचियाँ शेड्यूल्स हैं 7, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1956 की, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 658 तो धाराएं हो गई, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। और अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियाँ कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। तो शेड्यूल 14 हो गए और आर्टिकल 658 हो गए। ये कंपनीज एक्ट 1956 की बात है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, कंपैरेटिवली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए कंपनीज अधिनियम 2013 में जोड़े गए महत्वपूर्ण अधिनियम से संबंधित प्रावधान। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2013 में क्या क्या नया इंपॉर्टेंट जोड़ा गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 56 के अलावा नए क्या जोड़े गए, तो सबसे पहले तो देखो इन दोनों में कंपैरिजन दिया गया, यहाँ पर सेम जो अपन ने ऊपर समझा वही कंपैरिजन यहाँ दिया गया। मैं पढ़ देता हूँ, देखो कंपनी अधिनियम से संबंधित विषय वस्तु, ठीक है। तो 1956 में कुल 658 धाराएं, 14 शेड्यूल थी, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 में 29 तो चैप्टर जोड़े गए और धाराएं 470 है और 7 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में मूलतः नियम आधारित अधिनियम है, जो इसके द्वारा बनाए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा उनका निर्माण किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जिससे आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा निर्धारित किए हैं, ठीक है। अब देखिए एकल विकसित कंपनी, जो ये 1% कंपनी का कंसेप्ट है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा ही जोड़ा गया है ना।
तो कंपनी एक्ट 2013 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई 1% कंपनी भी होनी चाहिए। पहले 1% कंपनी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। इसके अंदर जो 1% कंपनी इंट्रोड्यूस करी गई है, इसके अंदर 2 पॉइंट जोड़े गए हैं। एक तो होगा जो नॉमिनी क्लोज भी जोड़ा गया है कि आप है ना किसी को नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए 1% कंपनी है, कोई मिसहैपनिंग होती है, जैसे मान लीजिए एक्स बंदा है, रोड एक्सीडेंट में चल बसते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या इसने नॉमिनी बनाया ही नहीं, तो बाद में ये 1% कंपनी किसके पास जाएगी, कौन फिर वो लड़ाइयाँ होंगी। तो ये पहले ही क्या है नॉमिनी बनाया जाएगा, इसके मरने के बाद इसकी वाइफ को या इसके बेटे को या चाचा को, दादा को, किसको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ये कंपनी जानी चाहिए, ठीक है। तो नॉमिनी क्लॉज जोड़ा गया। सीमित दायित्व लिमिटेड लाइबिलिटी जोड़ी गई है। तो 1% कंपनी में भी क्या होगी, जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है। ये नहीं कि अगर उसने कोई कर्जे ले रखे तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के चुका जाएंगे, नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी का जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है उतने की ही उसकी लाइबिलिटी है, उससे अधिक की उसकी लाइबिलिटी नहीं है। उसकी घर प्रॉपर्टी, उसकी जो असेट्स हैं वो नहीं बेची जाएंगी, ठीक है। आ जाइए आगे। कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर शब्द नया जोड़ा गया, इसकी भाषा दी गई है, वो डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोटर यार जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, बाहर से फंडिंग करते हैं, ठीक है, उसको आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स बंदा है, एक्स को क्या है अपनी कंपनी को 200 करोड़ की बनाना है, अभी ये 10 करोड़ की है, ठीक है। तो ये क्या है प्रमोटर से हेल्प लेगा कि इसमें थोड़ा फंड कर दो, इसकी थोड़ी मार्केटिंग कर दो, ठीक है। तो ये प्रमोटर शब्द कंपनीज एक्ट 2013 में जोड़ा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 में ये वर्ड्स जोड़े गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इन वर्ड्स को याद रखें कि एक तो लघु कंपनी जोड़ा गया, स्मॉल कंपनी, ठीक है। निष्क्रिय कंपनी मतलब डोरमेंट कंपनी जोड़ा गया है, याद रखें, ठीक है। और संबंध कंपनी मतलब रिलेटेड कंपनी जोड़ी गई। ये 3 नई कंपनियों के बारे में कंसेप्ट दिया गया है कि छोटी सी कंपनी होती है लघु कंपनी, निष्क्रिय कंपनी जो एक्टिव नहीं है, डोरमेंट हो गई है जिसने 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं, ऐसी डोरमेंट कंपनी, ठीक है। संबंधित कंपनी, रिलेटेड कंपनी की अवधारणा को शामिल किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट आएंगे यहाँ से, ये सारे याद होने चाहिए आपको कि निजी कंपनी में जो सदस्य संख्या है, नंबर ऑफ पर्सन, उनकी अब संख्या बढ़ा दी गई है। पहले कोई प्राइवेट कंपनी थी तो वो 50 मेंबर्स तक हो सकते थे उसमें, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 200 कर दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में उनको बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 200 तक कर दिया गया है। उनकी सदस्यों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए नियम 6 क्या करा है ना। तो इसके अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके अंदर एक अवधारणा जोड़ी गई है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि 3 प्रोविजंस है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर और 500 करोड़ का उनका नेटवर्थ हो, ठीक है। एक और लास्ट प्रीवियस ईयर में उनके 1 करोड़ या से अधिक का नेट प्रॉफिट रहा हो, तो वो क्या, उसको क्या है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में 1 करोड़ नहीं 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट रहा हो लास्ट 3 प्रीवियस ईयर का, ठीक है। उसका एवरेज निकाला जाएगा तो उसका 2% हिस्सा कहाँ खर्च किया जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए लास्ट 3 ईयर्स का जैसे 5 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 5 करोड़, इनको जोड़कर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, वो 3 कर दिया जाएगा, ठीक है। एवरेज निकाला जाएगा और जो ये आएगा निकल कर, मान लीजिए एक्स डेटा निकल कर आया, तो इसका 2% पैसा, ठीक है, किस पे खर्च किया जाएगा, 2% पैसा कॉर्पोरेट ये जो फर्म्स हैं ये अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्ट लिखी हुई है वहाँ पैसा खर्च करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए 7वां, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इसमें संख्या निर्धारित कर दी गई है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, निजी कंपनी है, तो इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 15 हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे। और एक कम से कम संचालन होना अनिवार्य है, किसी भी कंपनी में एक संचालन होगा जो इसका डायरेक्टर होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अधिकतम कितने होते हैं, 15 संचालक हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, मिनिमम एक तो होगा ही ना, कम से कम एक डायरेक्टर भी नहीं होगा तो फिर कैसे कंपनी चलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। स्वतंत्र संचालन है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब ये तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी अवधारणा जोड़ी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, सूचीबद्ध कंपनी है, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 हो गए, ठीक है। तो ये लिस्टेड कंपनी में 15 तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। तो इसका 1/3 1/3 मेंबर्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। तो 3 से 5 जाएगा, 5 बार 3 5 15, तो 5 क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे किसी भी कंपनी में, अगर वो कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ये वाला,
5, ठीक है। तो 1/3 मेंबर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अगर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, असूचीबद्ध कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, तो असूचीबद्ध कंपनी की केस में कम से कम 2 संचालक स्वतंत्र संचालक होंगे, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी में, पर अनलिस्टेड कंपनी में सभी में नहीं, अनलिस्टेड कंपनी में अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं कि उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है या इससे अधिक है, ठीक है, उनके लोन्स एंड जो एडवांस जमाए हैं डिपॉजिट्स है 50 करोड़ हैं, इससे अधिक 50 करोड़ या इससे अधिक के हों, ठीक है, या फिर उनका जो टर्नओवर है 100 करोड़ या इससे अधिक का हो। तो आपको यह ध्यान रखना है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ 10 CR, 50 करोड़ का लोन, 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का टर्नओवर। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, 2 क्या होंगे, ID होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। ये यहाँ पे ID लिख दिया है जो, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया। तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम उसे रखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये कंडीशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आई हो तो बार बार वीडियो को रिवाइज करके इसको देख लें, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, महिला संचालक, ठीक है। तो वुमेन डायरेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, किसी भी ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रावधान किया गया है कि कम से कम 1 महिला संचालक होगी अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, निम्नलिखित कंपनियों के संचालन मंडल में कम से कम 1 महिला संचालन अनिवार्य होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी में होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। पहला, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1 महिला तो होगी, कंपलसरी है। इसके अलावा कोई अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, असूचीबद्ध कंपनी है, तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल देखी जाएगी 100 करोड़ या इससे अधिक की है, या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ या इससे अधिक का है, तो उसको 1 महिला डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है। तो 1 वुमेन डायरेक्टर क्या कब करी जाएगी, अनलिस्टेड कंपनी के केस में 100 करोड़ और 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। आ जाइए, संचालन निवासी, ठीक है, रेजिडेंट डायरेक्टर। अब रेजिडेंट डायरेक्टर का सिंपल सा मतलब है, कोई विदेश का है, मान लीजिए बाहर में इंडिया में आकर रह रहा है, तो कम से कम 182 डेज इंडिया में उसके बिताए हुए होने चाहिए, तभी उसको रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो देखो, प्रत्येक कंपनी के संचालन मंडल में कम से कम 1 संचालक ऐसा हो अनिवार्य है जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो, ठीक है। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से कम इंडिया में उसका 182 दिन रहना जरूरी है एक डायरेक्टर का, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाएगा वो। प्रमुख प्रबंध व्यक्तियों की नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन्स। की मैनेजर पर्सन कौन होते हैं, ठीक है। तो देखो, की मैनेजर पर्सन ये हैं कि जिनके बिना कंपनी रन कैसे करेगी, ये मस्तिष्क कहलाते हैं, ब्रेन कहलाते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं किसी भी कंपनी के। तो ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या इससे अधिक है, तो वहाँ पे ये की मैनेजर पर्सन अपॉइंट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो सार्वजनिक कंपनी की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ या इससे अधिक है, तो उनको क्या होगा, ये की मैनेजर पर्सन, इनका अपॉइंटमेंट करना जरूरी होगा। तो ये 4 हैं, कौन कौन से, प्रमुख अधिकारी बोल लीजिए या प्रबंध संचालक बोल रहे हैं। अगर ये अपॉइंट नहीं है, ये मतलब ये अभी छुट्टी पर है, इसकी अनुपस्थिति में पूर्णकालिक संचालक का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, ठीक है। प्रमुख वित्तीय अधिकारी, फाइनेंशियल ऑफिसर की जरूरत है, मेन कंपनी सचिव होना चाहिए, मुख्य कार्यकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इनका अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, की मैनेजर पर्सन कहलाते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से की मैनेजर पर्सन कौन सा नहीं है, प्रमुख मुख्य व्यक्ति कौन सा नहीं है, कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रख लें इनको, ठीक है। और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी, 10 करोड़ ऐसा अधिक हो तो की मैनेजर पर्सन का अपॉइंटमेंट करना जरूरी हो जाता है। अरे पॉइंट नंबर 12 देखिए, वार्षिक साधारण सभा, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर आपको जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उनको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो वार्षिक साधारण सभा में जो भी जैसे मान लीजिए जो कंपनियां हैं उन्होंने जो भी लिस्टिंग करी है, तो उसमें अपनी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है लास्ट के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। आ जाइए, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में तो करते ही हैं, सारी मीटिंग बुलाना भी जरूरी होता है, ठीक है। समान वित्तीय वर्ष, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर का सिंपल सा मतलब है कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड है इसको यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। अब देखो यहाँ पे है कि कुछ अपवादों को छोड़ के, तो अपवाद क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी नई रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अब वो मान लीजिए जैसे मान लीजिए 31 मार्च है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान लिए 1 जनवरी को किसी कंपनी ने मतलब यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है, उसने रजिस्ट्रेशन कराया है 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन कराया और 31 मार्च को तो उसका एक फाइनेंशियल ईयर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 31 मार्च को जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो अगर 1 जनवरी को अगर ये कराती है तो 31 मार्च को इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता, फिर ये माना जाता है कि ये तो 3 महीने है ना, और नेक्स्ट के 12 महीने, तो टोटल मिला के 15 महीने तक इसका एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। जबकि हो जाना कब था, 31 मार्च को ही खत्म हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं माना जाता, इस दिन नहीं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर या इससे पहले कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, तब ये वाला प्रोविज़न जोड़ा जाता है 15 महीने वाला, ठीक है। तब वो क्या होगा, 15 महीने, ये तो 15 महीने हो गए, तो 31 मार्च से पहले अगर हुई है तो उसका वो 31 मार्च को ही उसका क्या होगा, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसके पास 9 मंथ्स हैं, तो 9 मंथ्स में इसमें कभी भी रजिस्टर्ड होगी 31 दिसंबर तक, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 31 नेक्स्ट जो आने वाली 31 मार्च है उसी को इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम 3 महीने का हो सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर तक लास्ट होगा, 31 दिसंबर तक की भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो वो आने वाली 31 मार्च को ही उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर में समझाई है, अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार दोबारा और बोल देता हूँ, या वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बताइए, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे समझो, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। अब ऐसे समझिए, देखें अपने पास में क्या होता है, ये होता है जनवरी फरवरी, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ सही से यहाँ पर, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है, और फिर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है जनरली, ठीक है। अब कोई कंपनी 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को रजिस्टर्ड होगी, तो माना यहाँ पर माना जाना चाहिए ना कि 31 मार्च को 31 मार्च को उसका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, परंतु यहाँ कंप्लीट ना मानकर अगर 1 जनवरी या इसके बाद कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट मार्च जो आएगा, ये वाला मार्च नहीं, ये मार्च तो यहाँ आएगा, ठीक है, इस मार्च को ना आकर ये जो नेक्स्ट मार्च आएगा, नेक्स्ट साल का जो मार्च आएगा उस तक चलेगा। तो 12 महीने, तो 1 अप्रैल से लेके मार्च तक तो 12 महीने हो जाएंगे उसके, ठीक है। यहाँ पर मैं इस वाले लाइन को एक बार डिलीट करता हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक तो उसका क्या होगा, एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, इसको बोलेंगे 12 महीने, ठीक है। और जनवरी से लेके मार्च तक में इस पे होंगे 3 महीने, तो मैक्सिमम ये कहते हैं 15 महीने का इसका एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ठीक है। अब आई थिंक अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई फर्म है जो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, यहाँ पर ये दिसंबर यहाँ आएगा, ठीक है, ये दिसंबर यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है, ये वाला, तो 31 दिसंबर के बीच में रजिस्टर्ड होती है, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर के बीच में, अगर क्योंकि 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो उसके बाद ही अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड हुई है 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, तो इसका फाइनेंशियल ईयर इस मार्च को ही खत्म माना जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कोई 31 दिसंबर को ही रजिस्टर्ड होती है तो मैक्स टू मैक्स उसका पास कितने हैं, 3 महीने का ही उसका एक फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो मिनिमम फाइनेंशियल ईयर कितने का होगा, 3 मंथ्स का होगा, मैक्सिमम कितने महीने का हो सकता है, 15 महीने का हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लें। अब आई थिंक अब तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और अब भी अगर आपको डाउट है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। आप वीडियो को बार बार देखें, 10 बार देखें, पर इस चीज़ को याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की एक प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है। एग्जाम में ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, और जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि देखो मैंने ये बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया था, तो यहाँ पर देखो हमारे लेक्चर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और खूब कहा है आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की 99% चांस है इस पॉइंट से, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए एकीकृत समेकित वित्तीय विवरण, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कोई सहायक कंपनी है, तो उन सब का कंसोलिडेट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसे कहाँ रखा जाता है, विद वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग में उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट कहाँ पर रखी जाती है, वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करनी होती है। आ जाइए यहाँ पर 15 देखिए, सचिवीय मानक है ना, मैंडेटरी फॉलो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो जो सचिव मानक है उनको फॉलो करना हर एक कंपनी, हर एक संचालन मंडल या फिर सेक्रेटरीट्स होते हैं ना, उनके अनिवार्य होता है उनको पालन करना। तो जो स्टेटरी जो होते हैं ना, ये स्टेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इनको फॉलो करना ही होता है सभी को। और जाइए वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए धारा 240 के वही वाली बात है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे उसको एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नोट है, ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट में क्या दे रखा है, नोट में दे रखा है एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है, सिंगल पर्सन कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई या डोरमेंट कंपनी हो गई। ठीक है, ये 3 कंपनियां याद कर लीजिए, वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी और निष्क्रिय कंपनी की दशा में अगर कोई कैश, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 3 कंडीशन में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब नहीं बनाया जाएगा, वन पर्सन कंपनी, लघु कंपनी है, निष्क्रिय कंपनी, डोरमेंट कंपनी है, तो उस दिशा में वित्तीय विवरण में नकद प्रवाह विवरण शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे किसी सिंगल पर्सन कंपनी या फिर कोई स्मॉल कंपनी है या फिर डोरमेंट कंपनी है, तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट इनके नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, आ जाइए आगे। अब देखिए जाते जाते करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए, संयुक्त स्कंदन कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है। सार्वजनिक कंपनी के लिए तो अनिवार्य होता है, और निजी कंपनी के लिए, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उसके लिए क्या होता है, ऐच्छिक होता है क्या ये। ठीक है, ये वाली चीज़ है या ये वाला है, सार्वजनिक कंपनी जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उसके लिए अनिवार्य होता है क्या। ठीक है, इसको ऐसे याद करें। और अनिवार्य है क्या नहीं है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो सेवानिवृत्त के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार पर देयता, जो लायबिलिटी की जिम्मेदारी बनी रहती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है, साझेदारों की बात कर रहे हैं ना, तो कोई पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद में उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं क्या वो बनी रहती हैं क्या। तो ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब बताइए, यदि अदद राशि उसके ऋण खाते में अतिरिक्त कर दी जाए, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है, जब तक वह जीवित है सभी स्थितियों में जिम्मेवार बना रहेगा, यदि वह और कहीं उसी प्रकार के कारोबार कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। तो आपको बताना है कि जो एक पार्टनर है रिटायरमेंट के बाद भी उसकी लायबिलिटी इन कौन सी कंडीशंस में बनी रहती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए आपका टारगेट क्या है, जॉब या एग्ज़ाम देकर आना चाहते हैं। ठीक है, देखो 2 टारगेट होते हैं जीवन में, जॉब पाना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम हॉल तक जाना चाहते हैं। तो देखो इन दोनों में से जो भी है वो डिसाइड कर लीजिए, और अगर आप में है डेडिकेशन तो उस पर लग पड़िए। ठीक है, तो अब एक टर्म आता है खेला होबे। ठीक है, तो खेला होबे का मतलब है कि गेम अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जब गेम स्टार्ट हो जाता है तो आप रुक नहीं सकते, आप थक नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो जीवन में डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो हालांकि मैं भी आपको लेक्चर के बीच में है ना ऐसी शायरियाँ सुना सकता हूँ कि मैं मोहब्बत करता था उससे, धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी में चली आई, वो मुझे छोड़ के ऐसे गई जैसे बरसात गई। ठीक है, तो ऐसे मैं शायरियाँ सुनाऊंगा, उससे आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा। पर मेरा ऑब्जेक्टिव आपका एंटरटेनमेंट करना नहीं है, आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाते हुए आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिल सके। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन निकल सके। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, देखो वीडियो पे जब लाइक्स एंड
देखो हमारा चैनल क्या नया है तो बहुत कम बच्चों तक अभी रीच है, बहुत कम बच्चे जानते हैं हमें, ठीक है। जब हमें जानेंगे तब ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। परंतु अभी क्या बिगनिंग है तो थोड़ा सा इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको देखो हमारी तरफ से कुछ हेल्प हो रही है तो आपका भी कहीं ना कहीं हमारे प्रति एक फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। और थोड़े से बच्चे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो इतना सा अगर आप लगता है आपको तो आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके देखो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान रखें, एग्जाम पास करना है हर कीमत पे, तो बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है।